Before starting with the introduction part, this course is conducted by Linguaphile Institute. Mr. Ishant Siddhana Chinskar, myself, we are running this institute. With me, Omkar sir is there, who will take lectures for the Lagu Siddhanta Kaumudi Karaka Prakaranam. Apurva ma'am is there. She is also taking Sanskrit lectures from 8 to 12 standard. Siddesh Dikshit sir is there. He is teaching German. Priyanka Abhyankar ma'am teaches Hindi. Madhura Khandekar ma'am English. Snehal Sawant ma'am Japanese. Nakshatra Bodas ma'am Bonjour French. And Vedavati Chiplunkar ma'am Spanish. So here you can see entire team is there for many more languages which are really useful in our day-to-day life. So with Karaka, you can learn everything. You can go through with each and every language which is mentioned, which is shown over here. ये सभी हम सीख सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. तो ये सभी के तरफ से I would like to welcome you for this Karaka Prakaranam. Let's start with Karaka Prakaranam. I request Omkar sir to continue this. Yes, Omkar sir, please. थैंक यू सर. सर्वेभ्यो नमो नमः. आज लघु सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण हम सीख रहे हैं. हम जानते हैं कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए कुछ एक बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है. ऐसे कोई भी न्यू लैंग्वेज हम सीखते हैं, चाहे मराठी होगी, इंग्लिश या संस्कृत होगी, तो सबसे पहले तो हम तो अल्फाबेट्स क्लियर करते हैं, A to Z, अ आई ई. तो इससे हमें बेसिक वर्ण या बेसिक अल्फाबेट क्लियर हुए. अल्फाबेट से फिर हम धीरे धीरे वर्ड्स बनाना स्टार्ट करते हैं, फॉर एप्पल, अरे अननसातला. तो इस तरह से हमने छोटे छोटे वर्ड्स बनाना शुरू किया, और साथ में हमने ईट, ड्रिंक ऐसे वर्ड्स या फिर ऐसे वर्ब बनाना भी स्टार्ट किया. लेकिन सिर्फ इतना ही होके हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन होता है क्या, या फिर हम कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं क्या, या फिर पढ़ी हुई लैंग्वेज वो सेंटेंस सीख सकते हैं क्या, उसका मीनिंग अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या? तो नहीं. तो उसके लिए इन सब के साथ और एक टॉपिक या और एक कंसेप्ट का नॉलेज होना जरूरी है. मुझे वर्ड्स पता है, मुझे A to Z, अ से लेकर न्य तक ये 12 खड़ी या फिर ये वर्णमाला मुझे पता है, मुझे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस भी आते हैं, लेकिन इतने से काम नहीं होगा. तो हमें वर्ड्स को किस तरह से सेंस बिठाना है, उसको अरेंज करना है, ये जानना जरूरी है. और हम लोगों अरेंज सीखे तभी हमारा बनाया वो सेंटेंस, वो वाक्य मीनिंगफुल होगा, उसका मीनिंग हमें समझ में आएगा या सामने वाले को बताने के लिए वो आसान होगा. तो उसके लिए जो टॉपिक जरूरी है वो है कारक. कारक टॉपिक हमें ये बताता है कि वर्ड्स को आपको किस तरह से अलग अलग फॉर्म में डिक्लाइन करना है या अलग अलग तरीके से यूज करना है. जैसे हम इंग्लिश में देखते हैं कि वहां पे बहुत से प्रेपोजिशंस है, इन, ऑन, एट, बिटवीन, अमंग. तो मुझे अगर छोटा सा कोई भी सेंटेंस बनाना है तो मुझे वो पता होना चाहिए कि इन, ऑन कब इस्तेमाल करना है, उसका मीनिंग क्या है, तभी वो सेंटेंस प्रॉपरली फ्रेम कर पाऊंगा. तो यही बात मराठी के लिए, संस्कृत के लिए भी है. तो वो टॉपिक जो प्रेपोजिशन या अलग अलग वर्ड्स इंग्लिश में करते हैं या बाकी की लैंग्वेज में करते हैं, वही टॉपिक हम यहाँ पे संस्कृत में या भारतीय भाषाओं में, इंडियन लैंग्वेज में कारक इस प्रकरण से सीखते हैं. तो सबसे पहले कारक, ये शब्द का मीनिंग क्या है? कारक का अर्थ है जो करता है, वो कारक. द वन हु डज एनीथिंग, एन एक्शन, इट इज कारक. इस वजह से वहां पे दिया है क्रियाम करोति इति कारकम. कारक ये जो वर्ड है संस्कृत के क्रू धातु से बना है. क्रू ये रूट है, धातु है, उससे बनाया हुआ वर्ड है कारक, और इसका मीनिंग है क्रियाम करोति. ओके. और उसका मीनिंग है क्रियाम करोति इति कारक. थोड़ा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो क्रू धातु के पीछे एक अणमूल नाम का प्रत्यय है, और इसका फिर चेंजेस होके अक ऐसे होता है.
तो कारक ये वर्ड तैयार होता है। ये जस्ट ग्रामेटिकल उसका एक्सप्लेनेशन है कि कोई भी वर्ड के पीछे कौन सा प्रत्यय है। तो अगर कारक ये वर्ड हमें देखना है तो कारक के इस वर्ड में उण्मूल ये प्रत्यय है, तो उण्मूल का बाद में चेंज होके अक होता है और कारक ये शब्द बनता है। तो कारक का अर्थ हमने अभी देख लिया कि क्रियाम करोति, जो क्रिया करता है वो कारक। लेकिन उसको और अच्छे तरीके से अगर हमें बताना होगा तो हम ऐसे कह सकते हैं कि क्रिया करोति, जो क्रिया करता है, उससे भी अच्छा है जो क्रिया करने के लिए या सेंटेंस बनाने के लिए जो हेल्प करता है, उसे हम कहेंगे कारक। तो जो सेंटेंस पूर्ण करने के लिए, वाक्य पूर्ण करने के लिए जो हेल्प करते हैं, ऐसे सारे शब्दों को हम कार कहते हैं। तो किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन काम में आए हम सीखेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, खादती, इट्स, खाता है, खातो। ओके, ओके। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है या फिर एक वर्ब दिया है, क्रियापद दिया है खादती। खादती में क्रिया है, खादनम, खाने की क्रिया है। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना ही कहे खादती, इट्स या ईटिंग, तो क्या पूरा मीनिंग पता चलेगा हमें? नहीं, ये तो इनकम्प्लीट है। हमें हमारे मन में बहुत से सवाल आएंगे, जैसे हु इज ईटिंग, व्हाट इज, वेयर। तो हम क्या करेंगे, अलग 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 सवाल पूछते जाएंगे कि कौन खाता है, क्या खाता है, कहाँ पर खाता है, क्यों खाता है, किसमें से निकाल कर खाता है। तो ये अलग अलग सवाल, अलग अलग क्वेश्चन जब हम लोग पूछते हैं उस क्रिया को, उस वर्ब को, तो हमें बहुत से अलग 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 जवाब मिलते जाते हैं। और वो सारे वर्ड्स को अगर हमने एक साथ एक लाइन में, एक सेंटेंस में लिखा, तब हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल होगा। जैसे हमें सिर्फ दिया है इट्स, तो नहीं चलेगा। हु इज ईटिंग, तो हम आंसर देंगे राम। अच्छा, तो हमें एक वर्ड मिला कि राम इज ईटिंग, कुछ तो सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगला सवाल पूछेंगे व्हाट, अ मैंगो। ओके, राम इज ईटिंग अ मैंगो। तो इस तरह से जैसे जैसे हम इस एक वर्ड को, एक क्रिया को, क्रियापद को सवाल करते जाते हैं, क्वेश्चन पूछते जाते हैं, वैसे एक 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 जवाब मिलता चला जाता है और उससे हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। और इसी वजह से ये जितनी भी वर्ड्स है, उसे हम कह सकते हैं कि वो कारक है, क्योंकि वो क्रिया कंप्लीट करने के लिए सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, तो उससे हम कहेंगे कारक। तो यही सब सवालों का जवाब हम इस सेंटेंस में देख सकते हैं। जैसे नीचे हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है कि दशरथस्य पुत्रः रामः प्रभाते स्वास्थ्याय वृक्षात् हस्तेन फलम खादति। सेम सेंटेंस है, यहाँ पे खादति ये वर्ब था। इस वर्ब को हमने सवाल पूछे, पहला सवाल पूछा हु, तो हमें आंसर मिला राम। अच्छा, पहले सवाल का जवाब हुआ। दूसरा सवाल पूछा व्हाट, तो हमें आंसर मिला फलम। और एक सवाल पूछा वेयर, तो हमें वर्ड मिला गृहे या फिर व्हेन, तो हमें आंसर मिला प्रभाते, इन द मॉर्निंग। तो ये जितने भी वर्ड है, इन सभी वर्ड्स ने क्या किया, उस खादती इस वर्ड को कंप्लीट करने का काम किया। और इसी से क्या होगा, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, हमारा वाक्य का अर्थ पूर्ण होगा। और इसी वजह से ये जितने भी वर्ड दिख रहे हैं हमारे सामने, ये सारे क्या है, ये सारे कारक है। तो हमें कारकों की वर्ड का एक व्याख्या, एक डेफिनेशन पता चली, जो यहाँ पे पाणिनि जी ने या वरदराज आचार्य ने बताई है। वो है क्रियाम अन्वेति इति कारकम। उसी को उन्होंने अलग भाषा में कहा है क्रियान्वयितम कारकत्वम। अन्वेति यानी कि अन्वय होना, रिलेशन। तो वर्ड विच इज रिलेटेड टू क्रियापद और क्रिया, इट इज कॉल्ड एज कारक। क्रियापद के साथ या क्रिया के साथ जिस वर्ड का संबंध होता है, जिस वर्ड का रिलेशन होता है, उसे हम कहेंगे कारक। यही बात उन्होंने बताई और एग्जाम्पल से हमें वही पता चला कि खादती नाम का वर्ब हमने लिया, उससे अलग अलग हमने सवाल पूछे और इस वजह से सारे वर्ड्स का रिलेशन है उस खादती के साथ। तो क्रिया के साथ जिसका अन्वय, संबंध, रिलेशन होता है, उसे हम कहेंगे कारक।
थर्ड डेफिनेशन उन्होंने कही है क्रियाम प्रवर्तयति, क्रिया जनकत्वम। ये सब अलग अलग डेफिनेशन है। प्रवर्तयति, निर्वर्तयति, जनकत्वम, इसका मतलब होता है प्रोड्यूसर्स, जो क्रिया को पैदा करता है या क्रिया को करता है, क्रिया करने के लिए जो हेल्प करता है, उसे कहेंगे कारक। ये भी डेफिनेशन सही है। क्रिया करने के लिए या सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हमने ये सारे वर्ड्स का आधार लिया, इन सारे वर्ड्स ने सेंटेंस को कंप्लीट किया, क्रिया को पूर्ण किया, इस वजह से वो क्रिया प्रवर्तयति है, उसे हम कहेंगे कारक। तो ये जस्ट उसके डेफिनेशन हो गए कि कारक इस शब्द का अर्थ क्या है। तो क्रिया करने के लिए जितने भी वर्ड्स या क्रिया के वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों की आवश्यकता होती है, उसे हम कहेंगे कारक। तो फिर हम टेबल पढ़ते हैं, हमें पता है 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में हमने देव वनम माला के अलग अलग टेबल देखे हैं। तो उसमें अलग अलग विभक्तियां होती है, प्रथमा, द्वितीया, और उसके बाजू में उसके कारक लिखे होते हैं। हमें पता है प्रथमा से लेकर सप्तमी और 8वीं है संबोधन। मतलब हमारे वो चार्ट में 8 कॉलम्स होते हैं, 8 विभक्ति होती है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने दिया है उसमें से कारक कितने हैं, यानी कि सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए कितने वर्ड्स की जरूरत है। तो ये बताने के लिए उन्होंने कारिका, एक श्लोक का इस्तेमाल किया है। ये श्लोक है जो हमें कारक कौन से है और उनके नंबर, उनकी संख्या बताता है। वो श्लोक है हमारा कर्ता कर्म करणम संप्रदानम तथैव च अपानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट। यहाँ पे लिखा है कारकाणि षट, मतलब एक तो बेसिक हमें पता चला कि देयर आर 6 कारक, वहां पे 6 कारक है। हमारे टेबल में 8 कॉलम होंगे, लेकिन कारक तो 6 है। कौन से है? तो उनका लाइन से हमें नाम बताया गया है। सबसे पहले है कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट। हम सामान्य व्याकरण जानते हैं, तो सामान्य व्याकरण से हमें ये सीखना आसान है। हमें सिर्फ उसको पाणिनीय एंगल से सीखना है। तो सामान्य व्याकरण में इन सभी के नाम और उनका मीनिंग भी हमें पता है। यही बात यहाँ पे उन्होंने बताई है कि सबसे पहले है कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट, डूअर। दूसरा है कर्म, ऑब्जेक्ट। करणम, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। संप्रदानम, रिसिपियंट या रिसीवर। अपादानम, यानी कि अपा यस यस अपादानम, अपादानम मीन्स ओरिजिन ऑफ सेपरेशन। और अधिकरणम, अधिकरणम का मतलब होता है लोकेशन या टाइम। ये 6 कारक है। आपके मन में फिर सवाल आएगा, और यहाँ पे सवाल भी पूछा है कि व्हाट अबाउट षष्ठी एंड संबोधन। तो वो कारक नहीं है। किस तरह से? जैसे हम देखेंगे षष्ठी विभक्ति, संबोधन, तो वहां पे वो क्लियर हो ही जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे हमने क्रिया कारक किसे कहा? क्रियान्वयितम, जिसका क्रियापद के साथ रिलेशन है, उससे कहेंगे कारक। मतलब जिसका क्रियापद के साथ रिलेशन नहीं है, उसको एक कारक नहीं कहना है। जो क्रियापद के साथ रिलेटेड है वो कारक है। जो क्रियापद के साथ यानी क्रिया के साथ, किसी भी एक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है, उसे कारक नहीं कहेंगे। हम विचार कर सकते हैं कि षष्ठी विभक्ति का मीनिंग और संबोधन का मीनिंग हम क्रियापद के साथ लेते हैं या किसी दूसरे चीज के साथ लेते हैं। अगर हम उसका रिलेशन क्रियापद के साथ नहीं लगा रहे हैं, किसी नाउन के साथ, किसी दूसरे वर्ड के साथ लगा रहे हैं, तो वो कारक नहीं हो सकता। ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और वही धीरे जैसे हम आगे जाएंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बेसिक हमें पता चला कि षष्ठी और संबोधन कारक में नहीं आते हैं, क्योंकि उसका क्रियापद के साथ कोई रिलेशन नहीं है। एक एक करके अभी कारक देखना स्टार्ट करते हैं, और हमारे सारे सवालों का जवाब एक एक करके हमें आंसर मिल जाएंगे। तो हम इस कारक प्रकरण में जो लघु सिद्धांत कौमुदी में है, इसे हम विभक्ति अर्थ प्रकरण ऐसे भी कहते हैं, क्योंकि कारक इसी का अर्थ क्या है? विभक्ति अर्थ। हम जो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, ये अलग अलग विभक्तियां देखते हैं, उसका हर एक का अपना अपना मीनिंग है। जैसे प्रथमा विभक्ति मतलब कर्ता, ऐसे हमने लिखा, तो उसी का अर्थ हम यहाँ पे बता रहे हैं, या पाणिनि जी ने बताया है। तो इसी वजह से नाम देखेंगे तो कारक प्रकरणम ऐसे भी नाम मिलेगा, या फिर विभक्ति अर्थ प्रकरणम,
ये भी दूसरा उसका नाम है, क्योंकि कारक का ही अर्थ है विभक्तियों का अर्थ। तो उसमें प्रथमा से लेकर संबोधन हम जैसे गो थ्रू करें उस सारे सूत्रों को, तो टोटल 16 सूत्रास है वहां पे। तो ये सूत्र हमें देखने हैं जो लघु सिद्धांत कौमुदी में है। हमारा दूसरा सवाल आएगा मन में, तो फिर क्या इतने ही सूत्र है क्या कारक से रिलेटेड? मतलब है 16 सूत्रों का पढ़ाई कर लिया मतलब हमें सारे कारक का ज्ञान हो जाएगा क्या? हाँ, सामान्य व्याकरण में हमारे डे टू डे लाइफ में 100% हो जाएगा, लेकिन कारक प्रकरणम इतना ही नहीं है। ओरिजिनल पाणिनि में या अष्टाध्यायी में देखेंगे तो उसके करीब 100 से ज्यादा सूत्र है कारक प्रकरण के, कारक से रिलेटेड। लेकिन उसमें से वरदराजाचार्य ने जो उनको डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट लगे कि ये इतने तो बेसिक आने ही चाहिए, अगर इतना आ गया मतलब हमें कारक प्रकरण बहुत अच्छे से आएगा समझ में और हम भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको उनके विचार से उन्होंने 16 सूत्र हमारे सामने दिए हैं। तो हम इतना भी पढ़ेंगे फिर भी हमें कारक का बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। किसी को और इच्छा होगी, जिज्ञासा होगी तो वो ओरिजिन पाणिनि में जाके अष्टाध्यायी में और देख सकता है, ताकि वहां पे हमें और कारक प्रकरण के सूत्र मिले। यानी कि यहाँ पे बेसिक है, इंट्रोडक्शन है इस वजह से, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी ये बुक ही है इंट्रोडक्शन टू पाणिनि। तो इस वजह से हम उतना यहाँ पे जितने लघु सिद्धांत कौमुदी में है वो देखने वाले हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सबसे प्रथमा पहली विभक्ति होती है, वो है हमारी प्रथमा विभक्ति। और हम जानते हैं प्रथमा विभक्ति का मीनिंग है कर्ता। हमें सामान्य व्याकरण 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड का पता है। तो प्रथमा विभक्ति इज इक्वल टू कर्ता, सब्जेक्ट, डूअर, ये यहाँ पे बताया गया है। तो अभी कर्ता किसे कहते हैं? प्रथमा विभक्ति तो हमें पता है, हमें टेबल आता है देव वन माला कवि मति वारी नदी। तो उसमें प्रथमा विभक्ति है वो कर्ता है। फिर कर्ता किसे कहेंगे? हु इज कर्ता, व्हाट इज कर्ता, डेफिनेशन क्या है उसकी। थोड़ा हम सामान्य व्याकरण से पहले सोचिए, बाद में हम पाणिनीय व्याकरण के साथ उसे कंपेयर करेंगे। नॉर्मल या सामान्य व्याकरण से देखेंगे तो हम ऐसे एकदम मानते हैं कि जो एक्शन करता है वो है कर्ता। द वन हु डज एन एक्शन, ही इज कर्ता। जो काम करता है वो है कर्ता। एकदम अच्छा है, बहुत ही 100% परफेक्ट व्याख्या है। सामान्य तौर पे समझने के लिए ये काफी आसान है। हम में से बहुत से लोग टीचर भी है, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो 8th स्टैंडर्ड के 7th स्टैंडर्ड के छोटे बच्चे होंगे तो हम लोग उनको बोलते हैं कि जो काम कर रहा है, जो एक्शन करता है वो है कर्ता। और बराबर है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन पाणिनि ऐसे विचार नहीं करते। ये लघु सिद्धांत कौमुदी ने कुछ टेक्निकल तरीके से बताया है, कोई बेसिक बताया है। हमने उसका सामान्य व्याकरण में उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के इजी कर दिया ताकि समझने के लिए आसान हो। अगर ऐसे सूत्र वगैरह सामान्य व्याकरण में आएंगे तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा हमारे लिए। तो इस वजह से सामान्य व्याकरण में उसको एकदम इजी करके सीखते हैं। लेकिन हम अभी पाणिनि सीख रहे हैं, लघु सिद्धांत देख रहे हैं, तो वहाँ पे बेसिक देखेंगे। तो पाणिनि वैसे नहीं कहते कि जो एक्शन करता है उसे कहते हैं कर्ता। पाणिनि जी की डेफिनेशन अलग है। उन्होंने सूत्र दिया है स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र है, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो है कर्ता। जैसे कुछ नीचे कुछ पिक्चर्स है, इमेजेस है, वहां पे हम देख सकते हैं कि कोई भी एक्शन करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ एक्शन दी है कि अ बॉय इज ईटिंग और अ मैन इज राइटिंग, अ बॉय इज प्लेइंग, अ मैन इज रनिंग। तो यहाँ पे अलग अलग एक्शन हो रही है। एक्शन के लिए बाकी की सारी चीजें है आपके पास। मतलब आपको खाना है तो खाना रेडी है, आपको खेलना है, तीसरे पिक्चर में एक बच्चा खेल रहा है तो उसके लिए बॉल भी रेडी है। लेकिन वो कौन सी चीज है जो अगर मिसिंग होगी तो हमारी एक्शन ही पूरी नहीं हो पाएगी। सब कुछ है, खेलना है, हमें क्रिकेट खेलना है, उसके लिए बैट बॉल स्टम्प ग्राउंड सब कुछ रेडी है, लेकिन खेलने वाले लोग तो चाहिए। अगर वो ही नहीं होंगे तो वही मिसिंग होंगे, तो एक्शन पूरी कैसे होगी। बैट बॉल खुद तो खेल नहीं सकते अपने आप से। मतलब जो सबसे जरूरी है एक्शन करने के लिए उसे हम कहेंगे कर्ता। और वो इंडिपेंडेंट होता है, उसे किसी के ऊपर डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। और इसी वजह से कहा है स्वतंत्र कर्ता। उससे नीचे एक्सप्लेन करने के लिए एक लाइन दी है, उसे हम काशिका वृत्ति कहते हैं।
जनरली क्या होता है, पाणिनि की जो सूत्र है वो काफी अच्छे एकदम परफेक्ट है, लेकिन हम लोग नए हैं, हमें पाणिनि की भाषा वो थोड़ी लीगल लैंग्वेज की तरह है, टेक्निकल लैंग्वेज है, समझ में नहीं आती। तो इस वजह से उसे एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सप्लेनेटरी लाइन दी होती है नीचे, तो उसे हम पढ़ेंगे तो हमें उसका मीनिंग समझ में आता है। जैसे स्वतंत्र कर्ता, इससे इतना नहीं समझ में आया जितना कि नीचे पढ़ के समझ में आएगा। वो लाइन यहाँ पे दी है, क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितः अर्थः कर्ता स्यात्। क्रिया के कंप्लीट होने में स्वातंत्रेण यानी कि इंडिपेंडेंटली, बिना किसी डिपेंडेंस के, जो विवक्षितः अर्थः, जो डिजायर्ड फॉर्म है या जो डिजायर्ड पर्सन है, जो आपको एकदम इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है, उसे कहते हैं कर्ता। जो थोड़ी देर पहले हमने सामान्य तरीके से देखा कि क्रिया के कंप्लीशन में, यानी कि क्रियायाम, कोई भी एक्शन आपको कंप्लीट करनी है तो स्वातंत्र न, इंडिपेंडेंटली, जो विवक्षित है, जो इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है, डिजायर्ड है, विदाउट विच एक्शन कैनॉट बी कंप्लीटेड, उसे कहेंगे कर्ता। वही हमें समझ में आया यहाँ पे। इस बाकी सारी चीजें, इंस्ट्रूमेंट आपके सामने रेडी है, लेकिन जब तक करने वाला एक्शन, करने वाला सब्जेक्ट डूअर नहीं है, तब तक एक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती। तो ये पाणिनि जी की व्याख्या है। तो देखिए, हमें दो बातें अलग अलग पता चली अभी। तो दो कंसेप्ट अभी दिमाग में आ गए। एक तो हम सामान्य व्याकरण से देखते हैं कि जो काम करता है वो कर्ता, ये हमारी नॉर्मल व्याख्या है, वो भी काफी अच्छी है, परफेक्ट है, हमें सामान्य तरीके से समझने के लिए जरूरी भी है। लेकिन पाणिनि जी ऐसे नहीं कहते हैं, वो कहते हैं स्वतंत्र कर्ता। तो ये यहाँ पे टेक्निकल उसकी व्याख्या हो गई। और कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, ये हमें पता है। तो हमें अभी पता चला कर्ता क्या है। अभी कर्ता प्रथमा विभक्ति में है, तो प्रथमा विभक्ति में कर्ता के साथ साथ और कौन सी बातें इंक्लूड होती है, ये बताने के लिए पाणिनि जी ने अगला सूत्र दिया है। तो कौन सी बातें हैं वहां पे प्रथमा विभक्ति में, जो हम प्रथमा विभक्ति टेबल की पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या होता है। तो उसमें इतनी सारी बातें होती है। कौन सी? प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे, प्रथमा। कितनी बातें होती है? सबसे पहले है प्रातिपदिकार्थ, मात्र। ये जो लास्ट में मात्र नाम का वर्ड दिया है, उसे हर एक वर्ड के साथ हमें क्या करना है, उसका रिलेशन करना है, उसका अन्वय करना है। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र, मात्र का मीनिंग ओनली ऐसे होता है ना, फक्त, ओनली। तो यही अर्थ है प्रातिपदिकार्थ। तो प्रथमा विभक्ति सबसे पहले तो हमें प्रातिपदिक, प्रातिपदिक का अर्थ है ओरिजिनल वर्ड, मूळ शब्द, मूळ शब्दाचा अर्थ सांगतो, ओरिजिनल वर्ड का मीनिंग बताती है, और वो है प्रथमा विभक्ति। जैसे हम देव का टेबल, वन का टेबल, माला का टेबल याद करते हैं। देव ये प्रथमा है, वनम ये माला प्रथमा है, माला ये प्रथमा है। उसका मीनिंग क्या है? देव का जो मीनिंग है, देव नाम का कोई एक इंसान का नाम होगा, या देव मीन्स गॉड, ये जो कुछ भी उसका मीनिंग है, वो ही हमें देव से पता चला। वनम प्रथमा विभक्ति है, उसे क्या पता चला? वन का मीनिंग, वन का मीनिंग होता है जंगल, फॉरेस्ट, तो वो पता चला। माला प्रथमा विभक्ति है, उससे उसका ओरिजिनल मीनिंग पता चला। यानी कि प्रथमा विभक्ति क्या करती है? प्रातिपदिक का, ओरिजिनल वर्ड का मीनिंग बताती है। ये तो बहुत इजी है, हमें पता है। रामः कहने के बाद राम का जो अर्थ होगा, राम ये किसी इंसान का नाम होगा, या भगवान राम, जो आपके मन में अर्थ है ओरिजिनल वर्ड का, वही एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रामः कहने के बाद वो राम का जो मीनिंग है हमारे सामने, वो मूर्ति सामने आ जाती है। शंकर कहने के बाद वो शंकर इस नाम से जो कुछ भी उसका मीनिंग है, वो मूर्ति सामने आती है। यानी कि वो प्रातिपदिक का अर्थ है। ये बताने के लिए उन्होंने अलग अलग कृष्ण, श्री ही, ज्ञानम, ये एग्जाम्पल दिए हैं। सर्वनाम, हमें सर्वनाम भी पता चलता है। जैसे सह कहने के बाद ही, वह लड़का, सा कहने के बाद शी, वो लड़की, ये मीनिंग समझ में आता है, प्रातिपदिक का अर्थ समझ में आता है। तो ये पता चलता है। विशेषण भी पता चलता है, जैसे शूर प्रथमा विभक्ति है, तो ओरिजिनल वर्ड है शूर, ब्रेव, उसका मीनिंग पता चला। और साथ में अव्यय जो है, जैसे कुछ एग्जाम्पल है उच्चई ही, नीचे ही, उसका कुछ मीनिंग है। उच्चई ही मतलब फास्टली या हाई, और नीचे ही मतलब स्लोली, तो उसका मीनिंग हमें पता चला। ओरिजिनल वर्ड का जो मीनिंग है, उच्चई ही का मीनिंग है फास्ट,
नीचे ही का स्लो। तो ये जो है ये मीनिंग पता करने के लिए प्रथमा विभक्ति है, यानी कि प्रातिपदिक का अर्थ ओरिजिनल वर्ड का मीनिंग बताने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कर्ता का के साथ हम लोग उसको रिलेट कर सकते हैं। दूसरा वर्ड है लिंग। तो लिंग मात्रे, लिंग कहने के लिए या सामने वाले को जेंडर स्पेसिफाई करने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का इस्तेमाल होता है। जैसे बालक कहने के बाद हमें पता है कि ये तो देवः की तरह पुल्लिंग मैस्कुलाइन फॉर्म है। बालिका कहने के बाद समझ में आ गया, अरे ये तो माला की तरह फेमिनाइन है, यानी कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये मेल है, ये न्यूटर है, ये फीमेल है, फेमिनाइन है। ये वर्ड भी हमें प्रथमा से पता चलेंगे। इस वजह से एग्जाम्पल लिए सुंदर मेल जेंडर, सुंदरी फीमेल जेंडर, सुंदरम न्यूटर जेंडर, यानी लिंग पता चला। अगर देवः की तरह है यानी कि मेल, माला की तरह है मतलब फीमेल, और वनम है यानी कि न्यूटर जेंडर, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन देख के हमें लिंग भी पता चलता है, देवः है यानी कि पुल्लिंग में है। तो सेकंड फॉर्म हो गया। तीसरा है परिमाण। परिमाण का अर्थ होता है मेजर या मेजरमेंट, मराठी में माप, नाप हिंदी में। तो जो आपका मेजरमेंट है जिसके कि हम किसी चीज को मेजर करते हैं, तो उससे हम कहेंगे कि वो भी प्रथमा में होता है। जैसे हम शॉपिंग कभी दुकान में जाते हैं तो वहां पे लिखा है 1 kg राइस, 1 लीटर मिल्क, 1 किलोमीटर रोड, या 1 मीटर क्लोथ, 5 इंच ऑफ पर्सन जो है, तो इंसान की हाइट, या फिर कोई भी चावल या दूध, ये कोई भी चीज अगर आपको मेजर करनी है तो हम नॉर्मल मॉडर्न तरीके या मॉडर्न अपने मेजरमेंट कौन से है, किलो, लीटर, किलोमीटर, मीटर, ये अपने मॉडर्न जमाने के मेजरमेंट है। पुराने जमाने में वो यार्ड होता था, योजन, मैल, तो ये फरलांग, ऐसे अलग अलग पुराने जमाने के मेजरमेंट होते थे। तो ये उसी तरह से उन्होंने मेजरमेंट बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का इस्तेमाल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है द्रोणः व्रीहि। व्रीहि यानी कि राइस, हम क्या कहते हैं 1 kg, तो वो 1 किलो। 1 kg आज के जमाने का 21st सेंचुरी का मेजरमेंट है। पुराने जमाने में द्रोण एक होता था, एक मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट से हम क्या कहेंगे, द्रोण एक मुट्ठी भर, जिस तरह से एक द्रोण भर चावल दो, दुकानदार के पास जाएंगे और हम लोग बोलते हैं 1 kg चावल दो, पुराने जमाने के लोग कहेंगे एक द्रोण व्रीहि दो, यानी कि चावल दो। और एग्जाम्पल ले सकते हैं मुष्ठी मात्रा तंडुलाहा, मुष्ठी मात्रा यानी कि मुठ भर, हैंडफुल ऑफ राइस। तो यहाँ पे भी मेजरमेंट हो गया, राइस को मैंने मेरे हाथ के उस मेजरमेंट से उसको मेजर किया। तो ये मेजरमेंट करने के लिए भी प्रथमा विभक्ति है। ये एक चीज हमें समझ में आई जिसका नाम है परिमाण। और लास्ट में है वचन। वचन यानी कि हमारा संख्या, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सिंगुलर, ड्यूअल, प्लूरल। तो ये बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति है। देवः कहने के बाद हमें पता है कि एक देव, वन देव। देवौ कहने के बाद टू देव, दो देव। देवाः कहने के बाद तीन या मोर देन 3, अनेक वचन, बहुवचन। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन से कि प्रथमा किसका नंबर कितने हैं, एक है, दो है, या तीन, या तीन से ज्यादा है, वो भी प्रथमा विभक्ति से समझ में आता है। जैसे यहाँ पे नंबर दिया है एकः यानी कि सिंगुलर, द्वौ यानी कि दो, त्रयः यानी कि 3, चत्वारः यानी 4। तो मेजर करने के लिए या फिर उसको नंबर देने के लिए, काउंटिंग करने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का इस्तेमाल होता है। बालकः, बालकौ, बालकाः, 1 बॉय, 2 बॉयज, 3 और मेनी बॉयज। तो यहाँ पे ये पता चला कि इन सभी के लिए प्रथमा विभक्ति है। तो प्रथमा विभक्ति हमें कर्ता ये तो पता था, लेकिन कर्ता के साथ साथ कर्ता कितने अलग अलग तरीके से हमारे आंखों के सामने आता है, ये हमने कभी सोचा नहीं था। तो पाणिनि जी ने वो क्लियर करने का काम किया कि प्रातिपदिक का अर्थ भी कर्ता या प्रथमा विभक्ति बताती है। लिंग भी प्रथमा विभक्ति से क्लियर होगा, जेंडर, परिमाण यानी कि मेजरमेंट भी क्लियर हो जाएगा, और लास्ट में वचन, उसका नंबर, सिंगुलर, ड्यूअल, प्लूरल, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए प्रथमा विभक्ति होती है। तो हमने कर्ता क्या है वो देख लिया, और प्रथमा विभक्ति किसके लिए इस्तेमाल होती है वो हमने देखा। अभी प्रथमा विभक्ति होने के बाद ये क्रियापद के साथ रिलेटेड है या नहीं, ये हम सवाल पूछ सकते हैं।
हाँ, ये रिलेटेड है। जैसे है रामः खादति, खादति में खादति ये क्रिया है। कौन खाता है? हमने पहला सवाल पूछा ना, तो हमारा आंसर मिल गया हमें, रामः खादति। यानी कि ये जो प्रथमा विभक्ति करता है, ये क्रियापद के साथ रिलेटेड है, और जो क्रियापद के साथ रिलेटेड है वो कारक है। जो क्रियापद के साथ रिलेटेड नहीं है वो कारक नहीं है। प्रथमा विभक्ति कर्ता क्रियापद के साथ, क्रिया के साथ रिलेटेड है, अन्वय होता है, इस वजह से वो कारक है। यानी कि प्रथमा विभक्ति कारक क्यों है ये भी पता चला। बालकः खेलति, रामः खादति, इसमें राम और बालक जो है वो खेलती और खादती ये एक्शन के साथ रिलेटेड है। हु ये क्वेश्चन का आंसर है, इस वजह से वो प्रथमा विभक्ति करता है। ये पता हो गया। तो प्रथमा विभक्ति एक विभक्ति और एक कर्ता नाम का जो कारक था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अभी प्रथमा के बाद द्वितीय आती है, लेकिन हम डायरेक्टली जंप करेंगे संबोधन पे, क्योंकि संबोधन ये जो विभक्ति है या फिर ये जो कारक है वो ये कारक नहीं है, ये जो विभक्ति है ये ये रिलेटेड है प्रथमा के साथ। क्योंकि हम जानते हैं, हमने टेबल याद किए हैं देवः, माला, वन के, तो उसमें जो संबोधन होता है वो जनरली दिखने के लिए प्रथमा विभक्ति की तरह ही दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, देवः देवौ देवाः प्रथमा, हे देव हे देवौ हे देवाः प्रथमा, वनम वने वनानि प्रथमा, हे वन हे वने हे वनानि संबोधनम। तो ये जो संबोधन और प्रथमा है दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। किसी को बुलाने के लिए संबोधन का अर्थ होता है टू कॉल, तो संबोधने टू कॉल, च का मीनिंग होता है एंड टू कॉल। प्रथमा विभक्ति इज यूज टू कॉल somebody, someone, किसी को बुलाने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का इस्तेमाल होता है, उसे हम कहते हैं संबोधन। संबोधन का अर्थ होता है किसी को बुलाना। जैसे हमने राम ये वर्ड लिया, या राम ये किसी इंसान का नाम है, उससे हम कैसे बुलाते हैं? हम हे राम। सीता ये किसी लड़की का नाम है, तो हम उससे बुलाते वक्त क्या कहते हैं? अई सीते। तो सीता, राम, अई बालक, भोः छात्राः, ये क्या कर रहे हैं? हम किसी को बुला रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, टू कॉल कर रहे हैं। तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति ही इनडायरेक्टली यूज होती है। तो इसी वजह से उन्होंने मीनिंग बताते वक्त बताया है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे संबोधने च। प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन में तो इस्तेमाल होती ही है, लेकिन साथ में वही प्रथमा विभक्ति संबोधन में भी इस्तेमाल होती है। क्योंकि संबोधन में हम क्या कर रहे हैं? उस इंसान का नाम, उसी को बुला रहे हैं। मतलब प्रथमा विभक्ति का जो नाम है कर्ता का, वही हम लोग उसको बुला रहे हैं, तो उसके लिए भी प्रथमा विभक्ति या संबोधन है। तो ये यहाँ पे क्लियर हुआ। अभी अपना दूसरा सवाल कि ये संबोधन विभक्ति जो है, जो लास्ट विभक्ति है, ये तो पता चला कि वो कर्ता की तरह है, क्योंकि वही नाम प्रथमा जो है वही संबोधन में होता है। कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे एक वचन में कभी कभी चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन मीनिंग तो एक ही है। तो ये अपना सवाल ऐसा है कि क्या ये कारक है क्या? जैसे अभी इसी ने एक सवाल पूछा था कि संबोधन विभक्ति कारक है क्या? नहीं, संबोधन विभक्ति कारक नहीं है। क्यों? हम कारक कहते हैं जिससे क्रियापद के साथ रिलेटेड रिलेशन है, उसे हम कारक कहेंगे। संबोधन का क्रियापद के साथ कुछ भी रिलेशन है क्या? हे राम, मैंने सिर्फ राम नाम के लड़के को बुलाया। अई सीते, मैंने सिर्फ सीता नाम के लड़के को बुलाया, उसे कॉल किया, मैंने कुछ क्रिया तो की नहीं है, ये वाक्य मैंने ऐसे ही रख दिया, फिर भी मीनिंग तो समझ में आ गया हमें। तो इस वजह से उसका क्रियापद के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इस वजह से ये संबोधन विभक्ति भी कारक नहीं है। विभक्तियों में है लेकिन कारक नहीं है। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। कारक हम उसे ही कहते हैं जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है। संबोधन का क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है, वो तो किसी नाम को सिर्फ बुलाने के लिए है, क्रिया के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो वो संबोधन कारक भी नहीं है। सिर्फ विभक्ति के टेबल में हम लोग पढ़ते हैं। और संबोधन विभक्ति भी प्रथमा विभक्ति का एक अलग रूप है। प्रथमा विभक्ति की तरह ही होता है, सिर्फ एक वचन में कभी कभी थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, जैसे कि देवः और हे देव, माला और माले। तो इस वजह से प्रथमा विभक्ति और संबोधन इस तरह से हम लोग उसने दोनों को हमने रिलेट किया।
ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है और हमारी दो विभक्तियां भी हो गई। अभी आगे बढ़ेंगे, प्रथमा हो गई, संबोधन विभक्ति भी हो गई। आगे बढ़ेंगे तो प्रथमा के बाद अभी लाइन से जाएंगे तो आते हैं द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति यानी कि कर्म, ऑब्जेक्ट। तो द्वितीय विभक्ति हमें ऑब्जेक्ट बताती है। सामान्य व्याकरण में हमें पता है द्वितीय विभक्ति यानी कि कर्म, ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, व्हाट इज कर्म, कर्म काय आहे? तो हम सामान्य व्याकरण में कहते हैं कि जिसके ऊपर एक्शन होती है, जिसके ऊपर एक्शन का रिजल्ट होता है। ऐसे अलग अलग तरीके से हम समझाते हैं या समझते हैं। काफी आसान तरीका है समझने के लिए और बहुत अच्छा भी है। लेकिन ये हमारा सामान्य व्याकरण का तरीका हो गया कि किसके ऊपर एक्शन की इफेक्ट होता है, किसी के ऊपर एक्शन होती है, उसे हम कर्म कहते हैं। पाणिनि जी के तरीके से ये सही नहीं है। पाणिनि जी उसके लिए अलग तरीका या अलग सूत्र बताते हैं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कर्म क्या है, तो उन्होंने सूत्र बताया है कर्म की व्याख्या करने के लिए। ये सूत्र है कर्तु रीप्सिततमम कर्म। कर्तु रीप्सिततमम कर्म। थोड़ा संधि विग्रह करेंगे तो नीचे संधि विग्रह मिल जाएगा। कर्तुहु यानी कि कर्ता का, सब्जेक्ट का, डूअर का। इप्सिततमम, इप्सिततमम का मतलब होता है इच्छिततमम, स्ट्रांगली डिजायर्ड, तीव्रतम इच्छा। जो कर्ता के लिए जो सबसे ज्यादा डिजायर्ड चीज है, जो उसको चाहिए ही, उसके बगैर उसका काम ही नहीं हो सकता, उसके कहेंगे कर्म। कर्म की व्याख्या पाणिनि जी के तरीके से देखिए क्या है कि कर्ता को सबसे स्ट्रांगली डिजायर्ड कोई चीज है तो उसे कहेंगे कर्म। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, राम फलम खादती। राम इट्स अ फ्रूट। राम ये सब्जेक्ट है, वो हमें पता चल गया। खादती ये एक्शन है, क्रियापद है। अभी उसे खाना है। क्या खाना है? खाने के लिए कुछ तो उसे देना पड़ेगा। सिर्फ राम है और उसे हमने कहा खाओ, खाने के लिए कुछ दिया ही नहीं, तो कैसे खाने की एक्शन करेगा वो? मतलब उसे खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उसकी जो चाहिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर्ड है, उसके बगैर उसके खाने की एक्शन पूरी नहीं होगी। तो वो जो है वो मैंगो, वो उसका कर्म हो गया क्योंकि वो स्ट्रांगली डिजायर्ड है। उसे अगर खाना है तो सबसे ज्यादा इच्छा किसकी होती है? अभी उसे आम खाना है, तो वो आम ये हो गया उसका कर्म। बालकः पुस्तकम पठति। अ बॉय रीड्स अ बुक। उसे किताब पढ़नी है। क्या पढ़ना है? पढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए उसे, तो स्टोरी बुक चाहिए उसे, कथा पुस्तकम कुछ चाहिए, तो वो उसका स्ट्रांगली डिजायर्ड है, ये उसे चाहिए। उसके बगैर तो उसकी रीडिंग की एक्शन पूरी नहीं होगी। तो उसका इच्छा क्या है? इप्सित का मतलब होता है इच्छित, डिजायर्ड, और तमो का मतलब होता है स्ट्रांगली। तो ये जो है उसे कहेंगे हम कर्म। तो देखिए हमारी व्याख्या किस तरह से बदल गई। हम सामान्य तरीके से बोलते हैं कि कोण और काय, मराठी में हम लोग एक जनरली दो सवाल पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे हम कहते हैं कि जिसके ऊपर एक्शन होती है उसे हम कर्म कहते थे, वो भी ठीक है। सामान्य तरीके से समझने के लिए बहुत आसान होता है इससे। लेकिन पाणिनि जो बोलते हैं कि जो इच्छिततम है वो है कर्म। तो अभी उसी तरीके से अगर हमने विचार करना शुरू किया तो रामः शालाम गच्छति। राम गोज टू स्कूल। गमन क्रिया, जाने की एक्शन। तो अभी जाने के लिए उसे कोई तो चीज चाहिए, चीज यानी कि कोई डेस्टिनेशन चाहिए जहाँ पे उसे जाना है। उसके बगैर जस्ट उसको रोड पे ऐसे क्या डेस्टिनेशन लेस ऐसे तो कहीं जा नहीं सकता है वो। तो जो उसका डेस्टिनेशन होगा वो उसे पता होना चाहिए, तो वो भी कर्म बन जाएगा पाणिनि के तरीके से। और इसी वजह से हम यहाँ पे शाला को भी कर्म मानते हैं। और हमें पता है कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है, आगे पढ़ना ही है हमें, तो इससे हम उसके लिए द्वितीय विभक्ति करते हैं। तो ये सबसे मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक नई बात यहाँ पे पता चली। आज तक हम बोलते थे कि गम गच्छय विभक्ति के लिए द्वितीय विभक्ति का इस्तेमाल होता है, उपपद विभक्ति का हम लोग एक नियम लगाते थे। वो भी ठीक है सामान्य व्याकरण में, लेकिन थोड़े पाणिनि हम लोग अभी सीख रहे हैं, तो पाणिनि के तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये द्वितीय ही विभक्ति क्यों है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है। तो उसका एक कारण पता चला कि द्वितीय विभक्ति ये कर्म है। शाला ये भी कर्म है क्योंकि वो उसका इच्छिततम है, इप्सिततम है, उसे वहां पे जाना ही है। उसको घर से निकला मतलब वो स्कूल पहुंचना है उसे, तो वो भी हमारा कर्म बन गया यहाँ पे। यानी कि किस तरह से हमारे कंसेप्ट थोड़े से और क्लियर होते हैं और हम लोग और डिटेल में चले जाते हैं।
ये यहाँ से पता चलेगा हमें कि हमारे सामान्य व्याकरण में जो हमारा अजम्पशन था वो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है और इस वजह से वो द्वितीय विभक्ति है। तो हमें कर्म क्या है पता चला। आगे बढ़ेंगे हम। अगर बीच में ओके कंटिन्यू हो रही है मीटिंग, अगर बाय चांस बीच में हमारी मीटिंग एंड हो गई तो हम फिर से सेम लिंक से रिज्वाइन करेंगे। ओके कंटिन्यू करते हैं। तो हमें कर्म क्या है वो तो पता चला। तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कर्मणि द्वितीया। द्वितीय विभक्ति कब इस्तेमाल करनी है? कर्मणि। कर्म में द्वितीय विभक्ति का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे दो तरीके से हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखेंगे, रामः पाठम पठति। हमें पता है पठति यानी कि राम रीड्स अ लेसन। तो यहाँ पे जो पठति की यानी कि रीडिंग की एक्शन है, अभी पढ़ने के लिए उसे क्या चाहिए? व्हाट इज स्ट्रांगली डिजायर्ड? पाठ लेसन चाहिए, तो उसे हम कहेंगे कर्म, क्योंकि वो इच्छिततम है और इसे हम कर्म कहेंगे। लेकिन यहाँ पे बताते वक्त उन्होंने दो तरीके से बताया है। कर्म के दो पार्ट होते हैं, एक है अनुक्त कर्म, दूसरा है उक्त कर्म। यस यस, और 10 to 15 मिनट्स। ओके यस। तो अनुक्त कर्म और उक्त कर्म। अनुक्त कर्म इसका मीनिंग एकदम शॉर्ट में हम बताएंगे तो होगा कर्तरी प्रयोग, एक्टिव वॉइस। और उक्त कर्म का मीनिंग है कर्मणि प्रयोग, कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस। अनुक्त उक्त। अनुक्त का अर्थ होता है क्रिया के साथ रिलेटेड, अनुक्त का अर्थ होता है क्रिया के साथ नॉट रिलेटेड, और उक्त का अर्थ होता है क्रिया के साथ रिलेटेड। तो अगर क्रिया के साथ रिलेटेड है इसका अर्थ ये उक्त है, क्रिया के साथ रिलेटेड नहीं है इसका अर्थ ये अनुक्त है। ये जो सेंटेंस है ये कर्तरी प्रयोग का है, तो यहाँ पे कर्ता क्रियापद के साथ रिलेटेड है, कर्म नहीं है, इस वजह से कर्म अनुक्त हो गया। और अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, उन्होंने ये वाक्य बताया है कि अगर कोई भी कर्म अनुक्त होगा यानी कि नॉट रिलेटेड विथ क्रियापद, यहाँ पे ग्राम क्रियापद के साथ रिलेटेड है, पाठ नहीं, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है, कर्तरी प्रयोग है, तो कर्ता रिलेटेड है, कर्म नहीं, इस वजह से हो गया अनुक्त। और उसी को अगर हम लोग कर्मणि देखेंगे तो कर्मणि प्रयोग में कर्म क्रियापद के साथ रिलेटेड होता है, तो वहां पे उन्होंने बोला है अभिहिते। अभिहिते का ही मतलब होता है उक्त। तो अगर उक्त होगा यानी कि क्रियापद के साथ अगर कर्म रिलेटेड है तो वहां पे प्रथमा, लेकिन वहां पे प्रथमा होती है। तो इस वजह से हमें पता है कि कर्तरी प्रयोग में हमारा 1 to 1 और 3-1-1, ये जो शॉर्टकट हमें पता है वॉइस के लिए, तो यही यहाँ पे है 1 to 1 3-1-1। तो यहाँ पे 2 है यानी कि द्वितीय विभक्ति है, लेकिन यहाँ पे 1 है यानी कि वो प्रथमा विभक्ति है, क्योंकि वो कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य में उक्त है कर्म। ठीक है, तो ये तरीका हमें पता चला कि कर्मणि द्वितीया, अगर एक्टिव वॉइस है यानी कि कर्तृवाच्य है, अगर क्रिया के साथ कर्म रिलेटेड है तो वो द्वितीय है, वरना कर्मवाच्य में जहाँ पे वो रिलेटेड नहीं है वहां पे वो होगा प्रथमा में। तो ये हो गया हमारा द्वितीय विभक्ति के बारे में। तो प्रथमा हो गई यानी कि कर्ता हो गया, द्वितीय हो गई यानी कि कर्म हो गया। आगे बढ़ेंगे तो हमारी अगली विभक्ति है करण, तृतीय विभक्ति, और तृतीय विभक्ति का कारक है करण। करणम का अर्थ होता है साधनम, साधन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। तो किसे कहेंगे हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, किसे कहेंगे हम कर्म, करण, ये यहाँ पे पता चलता है, नाम से ही पता चलेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। तो कोई भी एक्शन कंप्लीट करने के लिए जिस चीज की जरूरत है कर्ता को, कोई भी एक्शन करने के लिए कुछ हेल्प चाहिए, उसे हेल्पिंग कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उससे हम कहेंगे करण। और इसके लिए व्याख्या उन्होंने दी है यानी कि पाणिनि का सूत्र उन्होंने दिया है साधकतमम करणम। नीचे काशिका वृत्ति पढ़ेंगे, क्रिया सिद्धौ, टू कंप्लीट अ एक्शन, कोई भी क्रिया कंप्लीट करने के लिए प्रकृष्ट, प्रकृष्ट यानी कि स्ट्रांगली, उपकारकम यानी कि हेल्पर, प्रकृष्ट यानी कि स्ट्रांगली, उपकारकम यानी कि हेल्पर। तो सबसे स्ट्रांगली हेल्प जो करता है, जो सबसे ज्यादा मदद करने वाला जो जो कोई चीज होगी या कोई भी वस्तु है, करण संज्ञम, उसे हम करण कहेंगे।
मदद करने वाला है उसे कहेंगे प्रतक, यानी कि स्ट्रांगली हेल्प या स्ट्रांगली हेल्पर जो है उसे कहेंगे करणम। जहाँ से यहाँ एक एग्जाम्पल लिया, रामः बाणेन रावणम हंति, राम किल रावण, राम रावण को मारता है, लेकिन अभी मारने के लिए किसने उससे सहायता की है? प्रकृष्ट उपकारक, सगळ्यात जास्त मदत करणारा कुठली गोष्ट आहे? तर ती गोष्ट आहे बाण। बाणाशिवाय राम रावणाला मारू शकणार नहीं। बाण के बगैर राम रावण को नहीं मार सकते, मतलब क्रिया कंप्लीट करने के लिए रावण को मारने की क्या जरूरी है? बाण जरूरी है, तलवार जरूरी है। जो है आपके पास कोई वेपन, कोई इंस्ट्रूमेंट, तो उसे हम कहेंगे कर्ण। तो ये हो गया, बाण जरूरी है, तलवार जो है आपके पास, गदा, उसे हम कहेंगे, कोई भी चीज, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उसे हम कहेंगे कर्ण। और आगे देखेंगे कि करण तृतीय विभक्ति में होता है, तो उसके लिए अगला सूत्र उन्होंने यहाँ पे कहा है कर्तृ करणयोः तृतीया, कर्तु करणयोः तृतीया। तो सबसे पहले तो करण के बारे में देखेंगे। करण तृतीय विभक्ति में है, जैसे यहाँ पे येलो कलर में हम देख सकते हैं कि जो करण है वो तो दोनों सेंटेंस में तृतीय विभक्ति में है। हम जानते हैं बाय एरो, विथ एरो, ये यहाँ पे क्लियर हुआ। और एग्जाम्पल लेने होंगे तो आई राइट बाय माय हैंड्स, तो मैं मेरे हाथ से लिखता हूँ। तो लिखने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? हाथ, या फिर पेन, पेंसिल। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट ने मुझे हेल्प किया उसे हम कहेंगे करण। तो करण तृतीय विभक्ति में, ये तो क्लियर हो गया। अभी फिर से अपने मन में हमने एक बार वॉइस देखा था, तो यहाँ पे फिर से थोड़ा सा उसी रिलेटेड यहाँ पे वो क्लियर करते हैं कि जिस तरह से हमने पहले कर्म दो टाइप में देखे, एक होता है उक्त, दूसरा होता है अनुक्त, यानी कि एक एक्टिव वॉइस में, दूसरा पैसिव वॉइस में, एक प्रथमा में, दूसरा द्वितीया में। उसी तरह से कर्ता भी तो दो तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कर्म का प्रॉब्लम नहीं है, कर्म करण तो हमेशा तृतीय विभक्ति में इस्तेमाल करेंगे, तो करण के लिए कोई अलग तरीके से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी कर्ता के लिए बताना जरूरी है। कर्ता दो तरीके से हो, एक होता है उक्त कर्ता, उक्त कर्ता यानी कि अपना एक्टिव वॉइस, कर्तृवाच्य, जहाँ पे कर्ता और क्रियापद का संबंध होगा उसे कहेंगे उक्त कर्ता। और जहाँ पे कर्ता और क्रियापद का संबंध नहीं होगा, किसी दूसरे चीज का होगा, उसे कहेंगे अनुक्त कर्ता। तो यहाँ पे अगर कर्ता उक्त है, यानी कि कर्ता और क्रियापद का संबंध है, जो कि एक्टिव वॉइस में होता है, तो भी वो प्रथमा विभक्ति में होता है। ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। तो यहाँ पे कर्ता और क्रियापद का संबंध है, ये उक्त है, और उन्होंने यहाँ पे बताया है कि अभिहिते करणे तो तृतीया स्यात् कर्ता प्रथमाच। करण तृतीय विभक्ति में होता है और कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है। तो हमें यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अभी अनुक्त में आते हैं। अनुक्त का अर्थ होता है नॉट रिलेटेड। यहाँ पे हम देखेंगे कि कर्ता जो है ये राम है, हन्यते के साथ उसका रिलेशन नहीं है, रावण के साथ है, इस वजह से वो अनुक्त है, अनभिहित है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? तृतीय विभक्ति में डालेंगे, इस वजह से तृतीय हो गई। तो एक शॉर्ट में हमें पता चला कि जो एक्टिव वॉइस होता है यहाँ पे प्रथमा विभक्ति में होता है, और जो पैसिव वॉइस होता है यहाँ पे तृतीय विभक्ति में कर्ता होता है। करण से लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करण तो किसी भी वॉइस में जाइए, करण तो आपको तृतीय विभक्ति में ही मिलेगा। तो करण के लिए दो पार्ट नहीं है, कर्ता और कर्म के लिए दो पार्ट है। जैसे यहाँ पे कर्ता का एक पार्ट, दो पार्ट हमने देख लिए, लास्ट सूत्र में हमने कर्म के दो पार्ट देख लिए। तो इस तरह से है। जनरली हम लोग मेनली एक्टिव वॉइस का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से हम देखते हैं कि कर्ता हमेशा प्रथमा में होता है और करण हमेशा तृतीया में होता है। लेकिन अगर किसी ने इसी सेंटेंस को अगर कन्वर्ट किया पैसिव वॉइस में, तो उसका ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, तो वो देखेगा कि दो दो सेंटेंस, दो दो वर्ड जो है तृतीया में आ गए, उसमें से एक तो कर्ता ही है और दूसरा करण है, लेकिन दोनों तृतीया में है, क्योंकि ये सूत्र हमें यही बताता है। तो हमने अभी करण देख लिया, और करण के साथ साथ तृतीया विभक्ति किस तरीके से इस्तेमाल होती है ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो आज का जितना हमारा टॉपिक था ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। हमने प्रथमा विभक्ति देख ली, द्वितीय विभक्ति देख ली, तृतीया और संबोधन भी देख लिया, और कर्ता कर्म करण ये
तीन जो मेन कारक है उसके बारे में देखा, और ये भी हमें पता चला कि जिसका क्रियापद के साथ रिलेशन होता है उसे हम कहेंगे कारक। इसका क्रियापद के साथ रिलेशन है, क्रिया के साथ रिलेशन है, इस वजह से कारक है। संबोधन क्रियापद के साथ रिलेटेड नहीं है, जस्ट बुलाने के लिए, किसी को कॉल करने के लिए इस्तेमाल होता है, इस वजह से वो कारक नहीं है। तो यहाँ पे हमने तृतीया तक हमारा कवर किया। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी जो है वो हम लोग अगले लेक्चर में यानी कि